यह कहानी एक छोटे से परिवार के मुखिया का नाम राजीव होता है। उसकी पत्नी का नाम रूबी होता है और उनका एक छोटा सा बच्चा है जिसने अभी अभी जन्म लिया है। वो लोग झोपड़पट्टी में रहा करते हैं और कचरा बीनकर अपना गुजारा किया करते हैं। अब इसी तरह से एक दिन सुबह सुबह वह दोनों पति पत्नी कचरा बीनने के लिए चले जाते हैं और रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। उससे थोड़ी दूर एक कचरे का ढेर लगा हुआ था। अब जो पत्नी होती है वह कचरे के ढेर को देखकर वहां पर कचरा बीनने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी उसे वहां से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब जैसे ही वह आवाज सुनाई देती है तो सुबह सुबह का वक्त था, तो वह एकदम से डर जाती है। वह अपने पति के पास जाती है और उसको पूरी बात बताती है। कहती है कि मैं वहां पर कचरा बीनने के लिए गई थी और वहां से मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। इसके बाद उसका पति उसे हिम्मत बंधाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो वहां से इस तरह की आवाज आ रही है। उसके बाद दोनों पति पत्नी हिम्मत करते हुए उस कचरे के ढेर के पास जाते हैं, तो वहां पर एक पॉलिथीन के अंदर उन्हें एक नवजात बच्ची मिलती है जिसको कोई यहाँ पर ऐसे ही छोड़ गया था। वह एरिया थोड़ा बयाबान था, तो उस जगह पर उन्हें वह बच्ची मिली थी। उस बच्ची को देखते ही जो रूबी है वह एकदम से उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है और उसे पालने का फैसला करती है। वह अपने पति से कहती है कि इसको कोई यहाँ पर छोड़ गया है, शायद किसी को इसकी जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्यों ना इसे पाल ले। उसका पति भी एग्री करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, एक बच्चा तो हम पाल ही रहे हैं, इसको भी पालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद दोनों पति पत्नी उसे पालने का फैसला कर लेते हैं और अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और अपने छोटे से बच्चे के साथ उस बच्ची को भी पालने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ उन लोगों की किस्मत खुल जाती है। राजीव एक छोटा सा रोजगार करता है और उस रोजगार में उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। अब इसके बाद उनको भी यह चीज महसूस होती है कि जब से हमारे घर में बेटी आई है उस दिन के बाद हमारी किस्मत खुल गई है, और ऐसा करके वह उस लड़की से और भी ज्यादा प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ बच्ची बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद वह लोग उसका एक स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब बच्ची पढ़ने के लिए जाने लगी थी, साथ में उनका बेटा भी जाया करता था, तो दोनों स्कूल के अंदर पढ़ा करते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो बेटा था वह पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी होशियार नहीं था, और जो लड़की थी उसका नाम उन्होंने मीरा रखा था। मीरा पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। वह पहली क्लास से ही टॉप करती है और पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा ब्रिलियंट थी और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीता और कुछ समय बाद वह लड़की 12वीं क्लास में आ गई थी, और जब तक वह 12वीं क्लास में आई थी उन दिनों उसने पूरी क्लास को टॉप किया था। यानी कि जिस क्लास में पढ़ा करती थी उस क्लास को टॉप किया करती है और अपने माता पिता का नाम रोशन किया करती। इधर जो उनका लड़का था वह हर क्लास में एवरेज नंबर से पास हुआ करता और 12वीं क्लास में आकर वह फेल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उनका लड़का गलत संगति में पड़ गया था और इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता है। इधर जो राजीव था उसका रोजगार और भी ज्यादा तरक्की करता है और अब तक उनके पास अपना घर भी हो गया था, तो अपने घर के अंदर वह लोग रहा करते हैं। शाम को पूरा परिवार बैठकर आपस में बतिया रहा था। तभी जो राजीव है वह अपने बेटे से कहते हैं कि नालायक कुछ तो सीख अपनी बहन से, इसने अच्छे से सभी पढ़ाई को किया है और हर क्लास में अच्छे नंबर लेकर पास हुई है। आप जो उनका लड़का था वह नीचे की तरफ सर लेता है और उन सभी बातों को सुनता रहता है। इधर वह अपनी बेटी से पूछाते हैं कि बेटी अब आगे क्या करने का इरादा है, तो उसके बाद उनकी बेटी कहती है कि माँ बाबूजी, मैं पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं आगे की पढ़ाई को करूँ और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद माता पिता दोनों इस बात से सहमत होते हैं और उसका एक कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। प्राइवेट कॉलेज था, लेकिन उस कॉलेज में स्कॉलरशिप के आधार पर उसका एडमिशन हो गया था, क्योंकि 12वीं क्लास में उसके बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। और नंबरों को देखने के बाद कॉलेज वालों ने उसका एडमिशन कम पैसों में कर दिया था, ताकि उनके कॉलेज का रिजल्ट अच्छा बने और अगले साल उनके पास एडमिशन के लिए ढेर सारे बच्चे आए और उनका कॉलेज अच्छी तरह से चलने लगे। अब वह लड़की उस कॉलेज में पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसका फाइनल ईयर आ जाता है, और जैसे ही बेटी का फाइनल ईयर आ जाता है तो उसके बाद माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटी, अब तू सयानी हो गई है, अब तेरी शादी करवा देते हैं। लेकिन बेटी उसे मना कर देती है। कहती है कि माँ बाबूजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं पढ़ लिख कर किसी सरकारी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ और उसके बाद ही शादी करूंगी। इधर जो उनका लड़का था वह पढ़ने लिखने में पहले ही कमजोर था, तो उसने आगे की पढ़ाई नहीं की थी। वह इधर उधर लड़कों के साथ घूमा करता और ऐसे ही आवारागर्दी करता हुआ फिरता, और धीरे धीरे करके वह अपनी बहन सपना से भी जलने लगा था, क्योंकि माँ बाबूजी जब भी उसे डांटा करते तो मीरा का उदाहरण उसके सामने आ जाया करता। इसी वजह से उसके मन में अपनी बहन के प्रति जलन हो जाती है।
अब ऐसे ही एक दिन उसके पिता उस पर चिल्लाते हैं, तो चिल्लाने के बाद वह लड़का घर से निकल गया था और पड़ोस में ही अपने एक दोस्त के पास चला जाता है। वहां जाकर वह दुखी मन से बैठा हुआ था और बैठा बैठा अपने दोस्त से कह रहा था कि मेरी बुद्धि में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं भरी। इतनी देर में उसके दोस्त की मां वहां पर आ जाती है और वह इस बात को कहते हुए उस लड़के को सुन लेती है। अब सुनने के बाद उस लड़के के पास बैठ जाती है और उसे बचपन की पूरी बातों को बता देती है। वह कहती है कि तेरी बहन तेरी सगी बहन नहीं है, उसको तो ऐसे ऐसे उठाकर लाया गया था और उसके बाद तेरे साथ उसका पालन पोषण किया गया था। अब इस बात को सुनने के बाद उस लड़के को बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि जिस बहन के ऊपर उसे डांट रहे थे वह उसकी सगी बहन नहीं थी। लेकिन वह करता भी तो क्या करता, क्योंकि अभी माता पिता कमा रहे थे, वह तो बस घर पर खाली बैठकर खा ही रहा था। अब इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद जो लड़की थी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और वह अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबूजी, अब मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना होगा और दिल्ली जाने के बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई को वहीं से करूंगी, क्योंकि लड़की को पता चल गया था कि यूपीएससी की पढ़ाई होती है, उसको करने के बाद एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद जो मीरा थी वह उस पढ़ाई को करना चाहती थी और एक बड़ा अफसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। अब इसके बाद वह अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं वहां पर अपनी कोचिंग को अच्छी तरह से कर सकूं। अब यह बात जैसे ही लड़के के सामने आती है कि उसकी बहन माता पिता से पैसे मांग रही है, तो वह एकदम से बौखला जाता है और वहीं पर अपनी बहन को खरी खोटी सुनाने लगता है। अब इस बात को देखते हुए उसके पिता गर्म हो जाते हैं और उस लड़के पर हाथ उठा देते हैं। लेकिन दोस्तों, वह लड़का चुप नहीं होता है और मीरा से कह देता है कि तुझे तो कचरे के डब्बे से उठाकर लाए थे, तू कोई मेरी सगी बहन थोड़ी ना है जो माँ बाबूजी तुझे कोचिंग के लिए इतने पैसे देंगे। अब इस बात को सुनने के बाद मीरा को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी तक उसे यह नहीं पता था कि मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूं। वह अब तक उन्हें अपने माता पिता ही समझती थी और इसी वजह से वह सब चीज को हक से उनसे मांग लिया करती थी। तभी मीरा के पिता उसके भाई को पीटते और पीटते हुए कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन कमरे के अंदर से चीखता हुआ सारी कहानी को मीरा को सुना देता है। अब इस बात को जैसे ही मीरा सुनती है तो वह अपने माता पिता के पास बैठती है और कहती है कि माँ बाबूजी, यह बताओ, जो यह भाई कह रहा है क्या यह सच है? तो उसके बाद माता पिता चुप हो जाते हैं, लेकिन जब ज्यादा जोर देती है मीरा पूछने के लिए तो उसके बाद मजबूरन दोनों को बताना पड़ता है। वह कहते हैं कि हाँ बेटी, जो तुम्हारा भाई कह रहा है वो बिल्कुल सच है और यह बात हम लोगों ने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि अगर तुम्हें यह बात पहले पता चल जाती तो तुम्हारी जिंदगी जीने में तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अब इसके बाद मीरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन फिर वह कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे जन्म चाहे किसी ने दिया हो, लेकिन तुम ही मेरे माता पिता हो, तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। दूसरे दिन सुबह होती है और दूसरे दिन सुबह सुबह मीरा कोचिंग के लिए दिल्ली जाने वाली थी, तो मीरा के माता पिता उसको कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि बेटी, एक बड़ा अधिकारी बनकर ही वापस लौटना, तेरे भाई का हाल तो तुझे पता ही है, अब तेरे सहारे ही जिंदगी बितानी है। ऐसा कहकर वह दोनों उसको विदा कर देते हैं और इसके बाद मीरा से बोल देते हैं कि बेटी, कभी भी तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे फोन कर दिया करना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। मीरा वहां से चली जाती है अपनी आंखों में आंसू लेकर, क्योंकि जिन माँ बाप ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उसे यह पता चल गया था कि यह उसके असली माँ बाप नहीं है। लेकिन फिर भी वह अपने मन में डरती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अपने भाई की हालत को देखकर वह तय करती है कि वह जल्द से जल्द एक बड़ा अफसर बनेगी और उसके बाद ही अपने घर में कदम रखेगी। इसके बाद मीरा वहां से चली जाती है और दिल्ली जाकर अपनी कोचिंग को करने लगती है। वहां पर जाकर वह दिन रात मेहनत करती है और मेहनत के साथ साथ अपने माता पिता से भी फोन पर बातें किया करती है। मीरा को वहां रहते हुए 1 साल बीत गया था। 1 साल बाद वह अपने लड़के की शादी कर लेते हैं। शादी करने के टाइम पर वह मीरा से कहते हैं कि बेटी, तू ऐसा कर, यहां पर आ जा, तेरे भाई की शादी है। लेकिन वह मना कर देती है, कहती है कि माँ बाबूजी, फिलहाल मेरा एग्जाम चल रहा है और एग्जाम के टाइम पर मैं ऐसे नहीं आ सकती। उसके बाद वह मना कर देती है। वह वहीं रहती है और वहीं से दिन रात एक करके मेहनत करती रहती है। लड़के की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद 6 महीने बर्थडे ही आसानी से बीत जाते हैं। 6 महीने तक वह लड़का बड़ी अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करता है और अपने माता पिता को भी अच्छी तरह से रखता है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी को 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद वह शराब पीने लगता है और शराब पीकर अपने माता पिता से उल्टा सीधा बातें करने लगता है। अब जैसे ही माता पिता इस बात को देखते हैं तो एकदम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह अपनी बेटी को इस बारे में नहीं बताते हैं। वह दोनों फैसला करते हैं कि अगर बेटी को इस बारे में बता दिया तो बड़ा ही बुरा होगा, क्योंकि वह दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही है और जिस पढ़ाई को वह कर रही है ऐसे ही नहीं हो जाया करती। और ऐसे टाइम पर अगर हमने उसे यह सब कुछ बता दिया तो वह पढ़ाई नहीं कर पाएगी।
और अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो मीरा है उसका आईएएस का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसने प्री भी पास कर लिया था, मेंस भी पास कर लिया था और इंटरव्यू भी उसका क्लियर हो गया था। अब इसके बाद मीरा ट्रेनिंग पर जाने वाली थी, तो ट्रेनिंग पर जाने से पहले वह अपने माता पिता के पास फोन करती है और उन्हें इस बात की खुशखबरी देती है। अब उसने अपने पिता के पास फोन किया था और उससे कहा था कि पिताजी, अब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूं और ट्रेनिंग होने के बाद मेरी पोस्टिंग एक अच्छी जगह पर हो जाएगी और उसके बाद ही मैं घर पर आऊंगी। ऐसा कहकर वह अपने पिता को बता देती है। पिता इस बात से बड़ा ही खुश था। जहां पर वह दुकान किया करता था वहां से वह अपने घर जा रहा था अपनी पत्नी को इस बात की खुशखबरी देने के लिए। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब जो फोन उसके पास था, एक्सीडेंट होने के बाद वह फोन भी कहीं पर गिर गया था और वह फोन उसके घर वालों को नहीं मिलता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो रूबी देवी थी वह बड़ी परेशान होती है, क्योंकि जिसके सहारे वह अब तक समय व्यतीत किया करती थी उसका सहारा भगवान ने उससे छीन लिया था। अब जो बेटा होता है वह उस दुकान को चलाने लगता है जिस दुकान को उसका पिता चलाया करता था, लेकिन अब वह घर का मालिक बन गया था और मालिक बनने के बाद वह अपनी मां को बार बार परेशान किया करता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ मिलकर अपनी सास को परेशान किया करती। वह भी अपनी सास पर जरा भी तरस नहीं दिखाया करती। दोनों पति पत्नी मिलकर उसे बड़ा ही दुखी करते हैं और इसी तरह से वह अपने जीवन को व्यतीत करती है। बेटा भी अपनी बहन के बारे में भूल गया था। इधर जो मां थी उसको रोज रोज प्रताड़ित किया जाता है और इसी वजह से उसे अपनी बेटी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रहता है। धीरे धीरे करके कुछ समय बीता और कुछ समय बाद एक दिन दोनों पति पत्नी अपनी बूढ़ी मां को मार पीट कर घर से बाहर निकाल रहे थे और तभी अचानक से एक बड़ी गाड़ी में वही लड़की मीरा बैठकर आती है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर बन गई थी। वह आकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके भैया भाभी उसकी मां को घर से बाहर फेंक रहे थे। आते ही वह एकदम से अपनी मां को उठाती है और अपने गले से लगा लेती है और गले से लगाने के बाद अपने भैया भाभी से कहती है कि अगर तुम लोगों ने मां की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी ही देर में जो आईएएस ऑफिसर के साथ बॉडीगार्ड था वह उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह मां उछल के उसको रोक देती है। कहती है कि बेटा रहने दो, इसकी सजा इसे भगवान दे देगा। उसके बाद मीरा अपनी मां से पूछती है कि मां बाबूजी कहाँ हैं। उसके बाद बूढ़ी मां अपनी बेटी को बताती है कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और अब वह इस दुनिया में नहीं है। इस बात को सुनने के बाद जो बेटी है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। उसके पिता बचपन में उसके लिए खिलौने लाया करते, अच्छे अच्छे कपड़े अपनी बेटी को पहनाया करते, क्योंकि उसकी बेटी जब पढ़ाई में अव्वल आया करती तो वह उसे देखकर बड़ा ही फक्र महसूस किया करते। लेकिन आज जब उसकी बेटी कामयाब हुई है तो वह आज अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वह अपनी मां को अपने साथ लेकर उस गाड़ी से अपने सरकारी आवास की ओर जाने लगती है। वहां पर जाने के बाद अपनी मां को अच्छी तरह से नहला धुलाकर तैयार करती है। वहां पर वह अपनी मां से बीते दिनों के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि मां, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने तो पिताजी को बता दिया था, लेकिन उसके बाद उनका नंबर मिल ही नहीं रहा था। तभी उसकी मां उसे बताती है कि बेटा, जब तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद उनका वह फोन हमें कहीं मिला ही नहीं था। इसी वजह से हमारा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और मेरे को तुम्हारा नंबर याद ही नहीं है और तुम्हारे भैया तुम्हारे बारे में कोई खास खबर रखते ही नहीं है। अब दोस्तों, मीरा अपनी ड्यूटी को किया करती है और उसकी मां घर पर रहा करती है। घर के अंदर सभी सुख सुविधाओं का सामान है और धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होने लगता है। एक दिन मीरा अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक आईएएस ऑफिसर उससे मिलने के लिए आता है। वह आईएएस ऑफिसर उसके साथ ट्रेनिंग किया था और ट्रेनिंग करने के साथ साथ वह मीरा को मन ही मन पसंद भी किया करता था। अब उसकी पोस्टिंग भी एक अच्छी जगह पर हो गई है और वह मीरा से अपनी शादी की बात करने के लिए आया था। वहां पर आने के बाद पहले तो दोनों आपस में बातें करते हैं पुराने दिनों की, और उसके बाद जो वह लड़का था जिसका नाम था चुनमुन, चुनमुन मीरा से अपनी शादी की बात करने लगता है। कहता है कि मीरा, तुम भी एक आईएएस ऑफिसर हो और मैं भी एक आईएएस ऑफिसर हूं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। इस बात को सुनने के बाद मीरा उससे शादी के लिए मना कर देती है। कहती है कि यह जिंदगी मेरे माता पिता की दी हुई है और मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, केवल मेरी मां है, और जिससे मेरी मां शादी करने के लिए कहेगी मैं उसी से शादी करूंगी। मैं इस तरह से तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब इसके बाद वह लड़का कहता है कि अगर तुम्हारी मां बोल दें तब तो तुम शादी करोगी। तो वह कहती है कि ठीक है, अगर मां बोल देगी तो मैं शादी कर लूंगी। उसके बाद वह लड़का अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद अपने माता पिता को शादी की बात करने के लिए मीरा की मां के पास भेज देता है।
आप जैसे ही वह लोग मीरा की माँ के पास आए थे तो वहां पर आने के बाद उसकी बेटी की शादी की बात करते हैं। अपने बेटे से अपने बेटे के बारे में पूरी बातें बताते हैं। मीरा भी वहीं पर थी और बताते हैं कि इन दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी और ट्रेनिंग के दौरान हमारा लड़का आपकी लड़की से प्यार कर बैठा है और वह इसी से शादी करने की जिद करने लगा है। इसके बाद बूढ़ी माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी क्या यह सही कह रहे हैं। तो बेटी एकदम से शर्मा कर वहां से चली जाती है। अब जैसे ही बेटी शर्मा कर गई थी तो माँ को पता चल जाता है कि यह लोग सही कह रहे हैं। उसके बाद वह शादी के लिए हामी भर लेती है और मीरा की शादी उस लड़के से हो जाती है। शादी होने के बाद वह लड़का मीरा की माँ को भी अपने साथ रखता है और अपने माँ बाप के साथ उस माँ की भी सेवा किया करता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जब मीरा की माँ घर से बाहर निकला करती तो लोग उसे बड़ी ही इज्जत दिया करते। कहा करते कि कलेक्टर साहिबा की माँ आ गई, आइए माँ जी बैठे। अब इस बात को सुनने के बाद जो मीरा की माँ है उसका सीना चौड़ा हो जाया करता।